Hello, my dear friends. How are you? Fine. So, without wasting our time, I'm starting with Physical World Part 2. Under this part, we will study thrust areas. Thrust areas, unification and reductionism. पहले तो ये समझ ले थ्रस्ट का मतलब क्या होता है। थ्रस्ट का मतलब होता है जोर लगाना। किस पे जोर लगाना? यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म पे। क्यों जोर लगाना? बड़ी आसानी से फिजिक्स को समझ लेने के लिए जोर लगाना। इसे और भी कहते हैं टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। इसकी वजह से फिजिक्स बड़ी आसान हो जाती है। देखेंगे डीप में यूनिफिकेशन का मतलब क्या है। देखिए, अलग अलग फेनोमेनन को एक लॉ से समझा देना, दैट इज नथिंग बट यूनिफिकेशन। देखते और डिटेल में देखते। देखिए, ये एप्पल ट्री है, इसके ऊपर एप्पल लगा है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से कहां पर जाएगा? नीचे ही जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो नीचे जाएगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझाया गया। चलिए ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये मून है, ये अर्थ है। ये किस तरीके से मोशन लेगा, ये भी किससे समझाया जाता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, ये इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है। ऑब्वियसली इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बोलोगे सर, अगर ये ब्रांच पे से टूट जाए एप्पल तो नीचे गिरेगा। मान लिया ये मून को तो किसने पकड़ा नहीं, तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आता जब लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है? जैसा यहाँ दोनों के बीच में अर्थ में और एप्पल में लग रहा है, वैसा ये नीचे क्यों नहीं आएगा? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। देखिए, 1300 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा नेब्यूला था, बहुत बड़ा मास, जिसका एक पार्टिकल मान लीजिए अर्थ तो दूसरा पार्टिकल मून। इतना बड़ा नेब्यूला, देख लीजिए, इतना बड़ा पार्ट कि उसका एक पार्टिकल अर्थ तो दूसरा पार्टिकल मून। बड़े अच्छे से आराम से रहते थे। तो 1300 करोड़ साल पहले इनके बीच में कोई तो भी रीजन की वजह से इसमें एक्सप्लोजन हुआ। ये पार्टिकल भागने लगे, दौड़ने लगे। जैसा कोई चीज फूटती है तो हर एक पार्टिकल दौड़ते, इधर उधर भागते, वैसे ही ये दोनों पार्टिकल भी निकले बाहर। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स निकले। तो इनके पास वेलोसिटी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो एक्सप्लोजन की वजह से 1300 करोड़ साल पहले जो भी थी। तो मून जा रहा था, अर्थ भी जा रहा था, दोनों एक दूसरे को क्रॉस हुए। तो देखिए, every particle attracts every other particle with a force directly proportional to their masses and inversely proportional to their square of a distance between them। वही तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से इन दोनों में फोर्स लग गया और मून को अपने तरफ बुलाने लगा। तो मून ने बोला नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझको एक्सप्लोजन की वेलोसिटी मिली हुई है, मैं तो टुकड़े के जैसा उड़ के जाऊंगा। तो अर्थ ने बोला जान दे, तू जा भी मत और आ भी मत। समझ में आ जाए? ये मून है, ये मान लीजिए ये मून है। ये मून एक्सप्लोजन की वजह से जा रहा है, तो अर्थ ने उसको ग्रेविटेशन की वजह से पकड़ लिया। मगर मून क्या चाह रहा है? जाना। और अर्थ क्या चाह रहा है? खींचना। जाना और खींचने के चक्कर में ये गोल घूमने लगेगे कि नहीं लगेगे? इसलिए ही तो मून अर्थ के अबाउट राउंड इवॉल्व होता है। समझ में? ये इस तरीके से समझ में आ गया। अब इसी तरीके से मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन भी समझ गए। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। देख लीजिए, जब एक्सप्लोजन हुआ था सन अपनी जगह रुक गया, मगर ये छोटे छोटे पार्टिकल उड़ने लग गए। ये भी अर्थ भी जाने लगा। तो अर्थ और सन के पास मास है, दोनों के पास कुछ डिस्टेंस भी है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? बड़ी चीज, मतलब सन अर्थ के ऊपर लगाएगा। अर्थ को अपने ऊपर गिराना चाह रहा है और अर्थ भागना चाह रहा है। समझ लीजिए, ये अर्थ है, ये अर्थ भागना चाह रहा है एक्सप्लोजन की वजह से। 1300 करोड़ साल पहले जो लगा था वो आज भी भागना चाह रहा है। और अर्थ, सन उसे क्या कर रहा है? खींच रहा है। ये भाग रहा है, ये खींच रहा है, भी भाग रहा है, ये खींच रहा है। देखिए, ये भाग रहा है, ये खींच रहा है। इसकी वजह से गोल गोल इसके इर्द गिर्द घूमने लगेगा कि नहीं लगेगा? सन के इर्द गिर्द, इसलिए ही अर्थ घूमता। तो ये देखिए, फॉल ऑफ एप्पल
fall of apple from apple tree and motion of moon around the earth और मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये सब अलग अलग फेनोमेनन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझ आए गए कि नहीं गए? समझाए गए। समझ में आ गया? इसी को तो कहते हैं यूनिफिकेशन। एक लॉ समझ लो और बाकी पूरे फेनोमेनन से समझ लो। एक लॉ से बाकी के सारे फेनोमेनन समझ लो। और भी समझते हैं, और भी समझ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से समझेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ भी एक्सप्लेन किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए जितना करंट आया उतना करंट गया। 2 एम्पियर यहां से तो 3 एम्पियर यहां से तो 5 एम्पियर यहां से। कोई करंट और एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? जो जंक्शन पे समेशन ऑफ ऑल करंट्स एट जंक्शन इज इक्वल टू 0 कहते हैं किरचॉफ। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही समझा गया ना, जितना करंट आया उतना करंट गया, कोई नया चीज नहीं आई। लेंज लॉ भी इससे ही समझाया जा सकता है। लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ, जितना मैग्नेट आगे पीछे करोगे उतना ये करंट, ये वायर के लूप में ईएमएफ डेवलप होगा और ये बल्ब जलेगा। मतलब जितना आगे, जैसा कि मान लो 10 जूल से एनर्जी दिया मैंने मस्क्यूलर, जितनी आगे दिया फ्रिक्शनलेस मोशन है, फ्रिक्शनलेस मोशन जितने आगे दिया उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी 10 जूल डेवलप हुई। जितना पीछे मैंने लिया 10 जूल मतलब मस्कुलर एनर्जी दिया तो 10 जूल का यहाँ पर ईएमएफ डेवलप हुआ। मतलब करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अलग होगा, मगर मस्कुलर एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ गया? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म मस्कुलर फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। चलिए बर्नौलीज इक्वेशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये आपके टेरेस के ऊपर की टैंक और ये आपकी ग्राउंड फ्लोर पे बैठी हुआ पंप, जो पंप कर रहा है वाटर टेरेस पे। ये वो पानी का खतरा जिसको पंप किया है, मान लीजिए पानी का खतरा है, तो बर्नौलीज कहते हैं इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। उनका कहना है ये जो कोई भी एनर्जी है, 3 फॉर्म की एनर्जी, एक खतरा एक पर यूनिट वॉल्यूम के पास है, तो वो जितनी भी एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी हर जगह। और ये यहाँ पर आउटलेट पे भी हर जगह, स्ट्रीम लाइन में यहाँ पर आउटलेट पे, जस्ट आउटलेट पे तो कितनी रहेगी? यहाँ पर भी प्रेशर रहेगा, काइनेटिक रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। समझ में आता है? तो यहाँ पर 10 जूल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 10 जूल है। मगर देखिए जैसा ही पंप के एग्जिट पे जो खतरा निकलेगा, आप सिर्फ पंप के जो मोटर होती है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, उसके आउटलेट पे हाथ लगा देखना कितना प्रेशर, पूरा हाथ ऊपर चले जाता है। तो वहां पर प्रेशर एनर्जी बहुत होती है। समझ लीजिए 7 जूल, 10 जूल में से 7 जूल तो प्रेशर एनर्जी रहती है। और समझ लीजिए मान लीजिए 2 जूल काइनेटिक एनर्जी रहेगी और 1 जूल क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट पे डिपेंड करता है। ग्राउंड फ्लोर पे हाइट बहुत कम है ग्राउंड से, तो 1 जूल रहेगी अप्रोक्सीमेट। यहां पर ही क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट मिली है, टेरेस तक की हाइट बहुत होती है ना। ये हाइट जैसा इंक्रीज हुआ तो वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है कि रो जी इंटू एच, जितना हाइट बढ़ेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई मतलब जितनी प्रेशर एनर्जी थी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में कुछ खास फर्क नहीं आएगा 2 जूल के पीछे। और प्रेशर एनर्जी जो ज्यादा थी अब वो बहुत कम हो चुकी है।
तो समझ में आ गया, यहां पर भी 10 जूल एनर्जी है, यहां पर भी 10 जूल एनर्जी है, मगर एनर्जी कन्वर्ट हुई है। बर्नौलीज इक्वेशन भी किससे समझाया गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वन फॉर्म प्रेशर एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? चलिए, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये क्लॉसियस ने दिया है। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ऐसा होगा तभी कोई प्रोसेस होगा, देन ओनली एनी प्रोसेस विल ऑकर। समझ में आया? ये किसका कहना है? क्लॉसियस का कहना है। मगर स्टीफन हॉकिंग का कहना है यही वो लॉ है जो हर एक फेनोमेनन को, हर एक प्रोसेस को समझा देगा। मतलब एक लॉ से हर एक फेनोमेना समझ जा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का ऐसा कहना है। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। देखिए, ये सिस्टम है, ये जो टी है कप के अंदर वो सिस्टम है, और ये जो आजू बाजू जो भी चीज रहेगी कप के बाजू, जो भी मैं खड़ा हूं, ये भी मैं भी एक सराउंडिंग में आ गया मान लो, वो सराउंडिंग है 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन, और ये सिस्टम जो चाय है, जो टी है, वो 45 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आज तक क्या आपने यही देखा होगा कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट जाती है। मतलब कि जो गर्म चाय का प्याला है वो ठंडा होगा थोड़ी देर के बाद, मतलब हीट उसमें से निकलती जाएगी और सराउंडिंग में जाती रहेगी। मान लीजिए 10 जूल जा रही है, मान लिया। एंट्रोपी का आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूं। देखिए, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहां ये सिस्टम है तो सिस्टम, सराउंडिंग है तो सराउंडिंग। चलिए ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। समझ में आ गया? ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, और ये सराउंडिंग और सिस्टम की मिला के पूरी एंट्रोपी बढ़ते जा रही है दिन पे दिन। जब से दुनिया बनी है तब से एंट्रोपी बढ़ती जा रही है यूनिवर्स की, ऐसा दिखाना है, और बढ़ रही है। कि कौन बताया? क्लॉसियस ने बताया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, ये हीट निकली, कितनी निकली? जो निकलती है हीट निकली तो मतलब माइनस लॉस, माइनस हीट। और टेम्परेचर कितना है सिस्टम का? 45 प्लस 273 से ऐड इसलिए किया क्योंकि मेरे को डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना था केल्विन में। चलिए, प्लस फॉर्मूला का प्लस, और एब्जॉर्ब का इन सराउंडिंग में, तो मतलब 10 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 273। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे कि आंसर आता है 0.00211 जूल पर केल्विन। मतलब देखिए, ये पॉजिटिव भी टर्म है और 0 से बड़ा भी है, तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 से बढ़ गई है। तो मतलब ये जो प्रोसेस हुआ है, मतलब गरम चाय का प्याला है, उसमें से हीट निकली है, ये तो तय है, और ये ठंडा होगा, ये भी तय है। किसने बता दिया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दिखा दिया। मतलब ये प्रोसेस होके रहेगा। इसका रिवर्स कर ले, मतलब हीट निकली नहीं, हीट अंदर गई। ऐसा तो हो नहीं सकता, उसूलन ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख लोगे, क्या ऐसा बोलते हो क्या? जल्दी चाय पी लो वरना थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी मैं मान ले रहा हूं हो रहा है कि सराउंडिंग में से निकल रही है हीट और इसमें जा रही है, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑब्वियसली सिस्टम छोटा सा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देख ली, मान लीजिए, मतलब सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस ले लू, एब्जॉर्ब मीन्स प्लस और लॉस मीन्स नेगेटिव। अब देखिए, सराउंडिंग में से तो लॉस हो रही है तो इसको माइनस ले लेंगे, माइनस प्लस माइनस, पूरा का पूरा माइनस, तो ये आंसर आएगा -0। तो देख लीजिए, इसका रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? एंड ये जो कंडीशन है, ये एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज लेस देन 0। क्या ये पॉसिबल है? सेकेंड लॉ बोलता है ये ऐसा प्रोसेस पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सिर्फ कौन सा प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0।
मतलब पूरी एंट्रोपी यूनिवर्स की ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं, मतलब जो हीट बाहर से अंदर गई वैसा हो ही नहीं सकता। मैं तो देखते आता था, अंधविश्वास था वो मेरा, मगर आज मैंने मैथमेटिकली और साइंटिफिकली प्रूवन कर लिया कि ऐसा अब हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? अंधविश्वास को विश्वास में पलटाया मैंने, किसके थ्रू? साइंस के थ्रू। साइंस इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन का एक और एक एग्जांपल, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन। देखिए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए हैं जिससे सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उड़ जा रहा है, पूरा का पूरा। अब देखिए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन नहीं दिए, मैक्सवेल ने बताया है कि ये 4 इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उड़ जाएगा। फिर दिए किसने? फेराडेज ने दिए, गॉस ने दिए, एम्पियर ने दिए। एम्पियर का एक इक्वेशन था, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फेनोमेना है वो ऐड किया गया सिर्फ मैक्सवेल की वजह से। मैक्सवेल ने मतलब मैक्सवेल ने बताया है, जैसा स्टीफन हॉकिंग ने बताया है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरे प्रोसेस को संभाल लेगा और उसकी वजह से पूरे प्रोसेस हो रहे, वैसी ही मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन बताए हैं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उड़ जाता है। देखिए कितना बड़ा यूनिफिकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, बायो-सावर्ट लॉ भी, एम्पियर सर्किट लॉ भी, हर एक चीज किरचॉफ्स लॉ, हर एक चीज वो 4 इक्वेशन से उड़ जाएगा। समझ में आ जाता है? चलिए ठीक है। अब हम लिखते हैं यूनिफिकेशन का डेफिनेशन। अब तो पूरा तो समझ में आ गया यूनिफिकेशन क्या होगा। डेफिनेशन, एफर्ट टू एक्सप्लेन diverse phenomena through few laws or concepts। समझ में आ गया? effort to explain diverse phenomena थ्रू फ्यू लॉज और कंसेप्ट से पूरे अलग अलग फेनोमेना को समझा देना, दैट इज नथिंग बट यूनिफिकेशन। अब हम आते हैं रिडक्शनिज्म पे। किस पे? रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म होता क्या है? देखिए रिडक्शनिज्म का मतलब समझ रहे, बहुत बड़ा फेनोमेना हो रहा है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ लेना, छोटे छोटे प्रोसेस को पढ़ लेना, दैट इज नथिंग बट रिडक्शनिज्म। मिसाल फॉर एग्जाम्पल देखिए बारिश आती, सूरज सन के रेज समंदर पे गिरते हैं, फिर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, फिर वेपोराइजेशन होता है, फिर बॉयंट फोर्स लगता है, फिर डेंसिटी डिफरेंस होता है, उसकी वजह से वो ऊपर जाता है, फिर क्लाउड्स में कंडेंस होता है, फिर बारिश आती है। ऐसे ही कुछ होता है। देखिए ये सन है, इसके रेज आए हैं समुद्र पे, फिर ये यहाँ पर से वेपोराइजेशन होगा और ये क्लाउड्स में जाके कंडेंस होगा और फिर जाके बारिश बरसेगी, फिर जाके बारिश बरसेगी। जहां पर ही बरसना है ये हिलेगा, जाएगा और बरसेगा। तो ये किस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन आया, ये क्या फेनोमेना था वेपोराइजेशन, इसको पढ़ लेना, और ये बॉयंट फोर्स और डेंसिटी डिफरेंस किस तरीके से हुआ, प्रेशर किस तरीके से स्टीम में होता है, मॉलिक्यूल कितने दूर होते हैं, कैसे होते हैं, हर एक चीज को स्प्लिट कर करके पढ़ना, दैट इज नथिंग बट रिडक्शनिज्म। समझ में आ गया? रिडक्शनिज्म। और एक एग्जाम्पल देते, देखिए ये बॉयलर और यहाँ पर पोल है जिससे हीट ट्रांसफर हो रही, कंडक्शन, कन्वर्शन, रेडिएशन की वजह से, और ये स्टीम बन रहा है। स्टीम बन के यहाँ से निकल रहा है और ये जाकर टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन घूमने की वजह से मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ईएमएफ बाहर आएगा। जब ईएमएफ बाहर निकलेगा तो बोलिए ये हीट से कोल से
क्या बना, ईएमएफ। तो ये कोल में किस तरीके के रिएक्शंस हुए हैं, क्या कैलोरीफिक वैल्यू थी, क्या स्पेसिफिक हीट थी कोयल की, किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसफर हुई है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हुई क्या, यहाँ पर क्या फेनोमेना हुआ है, कन्वेक्शन हुआ क्या, फिर स्टीम किस तरीके से फ्लो हुई है, ये हर एक छोटे छोटे पार्ट को पढ़ लेना, दैट इज नथिंग बट रिडक्शनिज्म। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं रिडक्शनिज्म की। देखिए, एफर्ट to drive or to know properties of complex system through the properties of its constituent parts or particles। समझ में आ गया? एफर्ट टू ड्राइव और टू नो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। और समझ ले, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी ये समझाया जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज नथिंग बट रिडक्शन। देखिए, रिडक्शन काइनेटिक थ्योरी कैसी है? ये पिस्टन और ये सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है। इसका कुछ टेम्परेचर है, तो एक एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर निकाल देना और एक एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी मालूम कर लेना, उसके वजह से पूरे सिस्टम का, बल्क सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर मालूम पड़ जाएगा ना। उसी को तो कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और इसी को तो कहते हैं रिडक्शनिज्म। एक एक पार्टिकल के लेवल पर हर एक प्रॉपर्टीज मालूम कर लेना। क्यों मालूम कर लेना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगी। देखिए, अब एक घर में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, एक छोटा बच्चा है, अगर कभी घर का हर एक चीज मालूम करना है, सच मालूम करना है, तो बच्चों से ही तो पूछा करते हैं। बच्चे सब चीज सही बता देते हैं, मतलब ये बच्चे सब चीज सही बता देते हैं। रिडक्शनिज्म का मतलब समझ में आ गया है? छोटे छोटे पार्ट को पढ़ लेना और बड़े पार्ट को समझ लेना, दैट इज नथिंग बट रिडक्शनिज्म। और यूनिफिकेशन, अलग अलग फेनोमेना को एक लॉ से समझ लेना, दैट इज नथिंग बट यूनिफिकेशन। दोनों चीज आपको क्लियर कट समझ में आ गई। चलिए, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।